गुड इवनिंग बच्चों। हम आज आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान का नया चैप्टर पढ़ाएंगे, बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। तो तुमने पिछले चैप्टर में गति पढ़ा, ठीक है। तो गति, किसी भी वस्तु में गति कैसे आती है? अपने आप आ जाएगी? कैसे आएगी? अगर मान लो कोई गाड़ी ही दौड़ रही है सड़क पर, या कोई भी बॉडी मूव कर रही है, तो उसके पीछे कौन सा कारण है, क्या कारण है जिसकी वजह से वो वस्तु मूव कर रही है? तो कोई ना कोई उसमें ऐसी कारक है जो उसको धकेल रहा है या उसको गति में ला रहा है, ठीक है। कभी ये सोचा गया है, कभी इस पिछले चैप्टर में किया, ये कारक का नाम कहीं पर लिया गया था कि ये कौन सी कारक है जो इसको गति प्रदान कर रहा है? तो इस कारक का नाम है बल। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, तुम्हारे जितने भी टॉपिक्स थे इस चैप्टर में, हमने सारे प्रश्न को पीछे से जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के आधार पर हमने नोट्स बनाए हैं। वह बल क्या है उदाहरण से ही समझाइए। तो हमने इसको समझाने की कोशिश किया है। बल वह धकेल या खिंचाव है, अर्थात वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति को क्या करता है, विराम की अवस्था हो या गति की अवस्था हो में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक है। फिर जैसे मान लो, अब इसी बात को तुम्हें समझाते हैं कि मान लो तुम्हारी कोई बुक है, टेबल पर रखी हुई है, तो वो टेबल पर रखी ही रहेगी ना जब तक उस पर हम, मान लो अगर हम चाहें कि ये बुक उठ के अपने आप टेबल से दूसरी अलमारी में चली जाए या मेरे बैग में चली जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये तभी होगा कि जब हम उस बुक के पास जाएं, उस बुक को उठाएं, यानी बल लगाएं, उठाकर दूसरी जगह रखें, तब वो जाएगी, अपने आप तो जाएगी नहीं, ठीक है। अगर मान लो कि कोई बॉल है, रुकी हुई है, और वो अगर हम चाहें कि ये अपने आप जो है बिना बल्ले से मारे, बिना बैट से मारे कहीं चली जाए, तो ऐसा होगा? हमको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, हमको उस पर बल लगाना पड़ेगा, तभी वो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। एक बात, ठीक है। और दूसरी बात, ये तो हुई विराम अवस्था की बात। अगर मान लो कोई गाड़ी है, सड़क पर दौड़ रही है, या कोई बॉल है, ठीक है, हमने उसको लुढ़का कर छोड़ दिया, ठीक है, तो वो लुढ़कती चली जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, या हमने हाथ से पकड़कर या पैर से पकड़कर उसको रोकेंगे तब रुकेगी। लेकिन 100% ये बात सत्य नहीं है। क्यों नहीं सही है? बॉल अगर हमने लुढ़का कर छोड़ दिए तो थोड़ी दूर जाने पर हमारे बिना रोके भी रुक जाएगी। वहाँ पर एक और भी बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल, जिसकी वजह से बल है वहाँ पर, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। तो अब तुम कहोगे कि नहीं, बॉल तो रुक गई, बॉल तो हमने उसको धरती पर छोड़ दिया, वो लुढ़की, और हमने अभी तुमसे हमने बोला कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करती रहेगी जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन ये 100% बात सत्य नहीं है, क्योंकि अगर हम बॉल को अगर हम लुढ़का कर छोड़ देंगे तो हमारे बिना रोके भी वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्या वहाँ पर कोई बल मौजूद था जिसने उसको रोक दिया? हाँ, मौजूद था। वहाँ पर एक बल कार्य कर रहा था। जो एक बल और होता है जिसका नाम होता है घर्षण बल, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और घर्षण बल उसका नाम है। तो जो दो सतह होती हैं उनके बीच में भी एक अपोजिट डायरेक्शन में एक बल कार्य करता है, जिसका नाम होता है फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल, जिसकी वजह से वो बॉल रुक जाती है, ठीक है। अगर ये घर्षण बल ना होता तो क्या होती, ये बॉल अपने आप लुढ़कती ही चली जाती। अब तुमने कभी ये घर्षण बल के बारे में एक चीज़ और हम तुम्हें यहीं पर बता देते हैं कि घर्षण बल सतह हमारी जितनी चिकनी होगी, जितनी जो दोनों फर्शें हैं, जैसे मान लो तुम्हारी एक फर्श चिकनी है और एक खुरदुरी है, तो क्या है, तो या दोनों खुरदरी है, जो भी हो, जैसे रफ सरफेस है मान लो, तो वो बॉल उतना जल्दी वो रुक जाएगी। क्यों? अगर बिल्कुल स्लीपर है, एकदम खूब बढ़िया से
एकदम स्मूथ सरफेस है तो बॉल लुढ़कती चली जाएगी, काफ़ी दूर तक वो लुढ़केगी। तुमने देखा होगा कि बरसात के दिनों में क्या होता है, हमारा पैर ज़्यादा स्लिप करता है। क्यों स्लिप करता है? क्योंकि उस समय हमारी सड़कें, हमारी फर्श क्या होते हैं, ज़्यादा चिकनी हो जाती है। और बाथरूम में भी कभी कभी, टॉयलेट में भी हमारा पैर स्लिप कर जाता है, क्योंकि वहाँ पर साबुन वगैरह की वजह से हमारा पैर स्लिप करता है, यानी वहाँ पर घर्षण बल कम हो जाता है। तो घर्षण बल भी हमें धरती पर चलने के लिए, फर्श पर चलने के लिए आवश्यक होता है। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम धरती पर चल नहीं सकते, हमारा पैर बार बार क्या होगा, स्लिप करेगा। तो तुमने देखा होगा जो हमारी स्लीपर्स, हमारी चप्पल सैंडल बनाई जाती है, तो उसकी जो नीचे की सतह होती है वो चिकनी नहीं रहती है, वो थोड़ी सी रफ़ बनाई जाती है। इसी वजह से क्यों रफ़ बनाई जाती है? क्योंकि अगर स्मूथ सरफेस होगी नीचे तो क्या होगा, हमारा पैर स्लिप करेगा, घर्षण बल वहाँ पर कम रहेगा और हम धरती पर आराम से चल नहीं पाएंगे और हमारा पैर क्या होगा, स्लिप करेगा। ठीक है, तो यहाँ तुमने देखा कि हम यहाँ तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर कोई बल है तो बल किसी गतिमान वस्तु की चाल, किसी गतिमान वस्तु की चाल बदल सकता है, बल रुकी हुई वस्तु में गति ला सकता है। उदाहरण के लिए ठेला गाड़ी को खींचना, दरवाजे को खोलना। अगर मान लो हमें दरवाज़ा खोलना या बंद करना है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, एक फोर्स लगाना पड़ता है। फिर इसी तरह हमने दूसरा एग्जाम्पल तुम्हें बताया कि अगर कोई वस्तु बल लगाकर गति की दिशा भी बदली जा सकती है। अगर मान लो कोई तुम्हारी बॉल है, बॉल एक दिशा में लुढ़क रही है और तुमने उसको बल्ले से या पैर से मारा तो वो एक जिस दिशा में जा रही थी, तुमने उसको दूसरी दिशा में उसकी डायरेक्शन को मोड़ दिया, तो ये बल क्या होता है ये। और दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट है, बल द्वारा किसी भी वस्तु का आकार भी बदला जा सकता है। मान लो तो कोई रबड़ की बॉल है या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु है जो कि क्या हो, दब जाए, तो क्या करेगा, तो उससे तुम क्या करोगे, उसका शेप भी चेंज कर सकते हो। तो बल किसी भी वस्तु की का आकार भी बदल सकता है। फिर इसके बाद हमारा, ये तो बल की बात हो गई, बहुत छोटा सा टॉपिक था। बल क्या होता है, तो बल वह धक्का या खिंचाव है, अर्थात वह वाय कारक है जो किसी भी विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। तो बल के निम्नलिखित प्रभाव हैं, उसके एग्जाम्पल्स हैं, यह मैंने तुम्हें बताया। फिर दूसरी बात एक और बताना है यहाँ पर हम तुम्हें चाहेंगे कि बल में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, अर्थात यह एक सदिश राशि है। जैसे कि तुम्हें मैंने बताया था कि अगर मुझे दरवाज़ा खोलना है तो क्या होगा, जब दरवाज़ा हम खोलेंगे तो ये हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमें किस दिशा में बल लगाना है तभी दरवाज़ा खुलेगा, या बंद करना है तो किस दिशा में हम बल लगाएं तो ये खुले। यानी बल में एक दिशा भी, बल के समय परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसके बाद हमारा आता है संतुलित तथा असंतुलित बल से क्या तात्पर्य है। अब क्या है संतुलित बल, ठीक है, संतुलित बल, तो ये संतुलित बल है, संतुलित तथा असंतुलित। जब किसी वस्तु पर कई बल कार्य कर रहे हों और सारे बल का परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, परिणामी बल शून्य है, मान लो, तो क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, संतुलित बलों। संतुलित बलों की अवस्था में यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, यदि एक समान गति से गति कर रही है तो गति करती रहेगी, जैसे कि किसी वस्तु पर कोई बल कार्य ही ना कर रहा हो, जैसे कि इस पर कोई बल कार्य ही ना कर रहा हो। ठीक है, जैसे मान लो तुमने रस्साकसी का एग्जाम्पल देखा होगा। रस्साकसी में होता क्या है कि दो टीम होती है और बीच में एक रस्सी बंधी होती है और दोनों टीम क्या करती है, एक अपनी तरफ रस्से को खींचती है और दूसरी टीम क्या होती है, अपनी तरफ रस्से को खींचती है। ठीक है, जो टीम ज़्यादा प्रभावी होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है, उस रस्से को अपनी तरफ खींच ले जाती है। और अगर दोनों टीम क्या है, दोनों टीम बराबर से फोर्स लगा रही है तो क्या होगा, रस्सा अपनी तरफ कोई भी नहीं खींच पाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा,
रस्साकसी का खेल होता है, उसमें क्या होता है, दो टीम होती है, ठीक है। एक टीम इधर से फोर्स लगाती है, एक अपनी तरफ खींचती है और एक अपनी तरफ खींचती है। रस्साकसी के खेल में होता क्या है, दो टीम होती है, ठीक है। ये तुम्हारी दो टीम है, ये अपनी तरफ फोर्स लगाती है, ये अपनी तरफ फोर्स लगाती है। अगर मान लो ये वाली टीम ज़्यादा पावरफुल है तो ये अपने ले जाएगी अपनी तरफ खींचकर, या ये पावरफुल है तो ये अपनी तरफ ले जाएगी इस खींचकर रस्से को। और अगर मान लो ये दोनों ही टीम पावरफुल है तो ये अपनी तरफ खींचेगी, ये अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन ये क्या होगा, ना इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, क्योंकि दोनों का एक इस दिशा में फोर्स लगा रही है, एक इस दिशा में फोर्स लगा रही है, और एक क्या है, इस दिशा में फोर्स लगा रही है। तो क्या होगा, F माइनस एफ, यानी परिणामी बल क्या होगा, F1 माइनस F2, यानी परिणामी बल हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक, जैसे परिणामी बल के लिए हम अगर बात करें, मान लो हमने कहा कि परिणामी बल, ये परिणामी बल है और ये F1 और F दोनों बराबर है, दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो क्या होगा, इस कंडीशन में 0 हो जाएगा और हमारी वस्तु जहाँ की तहाँ टिकी रहेगी। तो ये हमारी संतुलित बल की बात हो गई। संतुलित बल में क्या होता है कि अगर किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा, उस कंडीशन में बल मतलब वस्तु अपनी जगह पर स्थिर रहेगी, ठीक है। और असंतुलित बल में क्या होता है, इसी तरह अभी इस असंतुलित बल को भी हमने तुम्हें बता दिया कि अगर मान लो रस्साकसी के केस में अगर एक कोई भी किसी का भी बल ज़्यादा है तो वो अपनी तरफ खींच कर ले जाएगा। तो ये हुई संतुलित और असंतुलित बल की बात। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन का पहला नियम, ठीक है। न्यूटन का पहला नियम, तो प्रश्न कैसे आता है, इसमें हमने जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स थे हमने उनको प्रश्न के आधार पर कि जैसे जैसा प्रश्न हमारा एग्ज़ाम में आता है उस आधार पर तुम्हारे जैसे बुक में प्रश्न आया था, जैसे प्रश्न था वैसे उसी के आधार पर हमने उसको तुम्हें समझाने का प्रयास किया है। तो न्यूटन का पहला नियम लिखिए या जड़त्व का पहला नियम लिखिए। न्यूटन के प्रथम नियम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। तो ये न्यूटन का पहला नियम तुम्हारा लघु उत्तरी में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। अगर लघु उत्तरी में आता है तो उसमें क्या लिखना है और लॉन्ग में आता है तो क्या लिखना है, ये मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। तो न्यूटन का पहला नियम क्या है, न्यूटन का पहला नियम वही है जो मैंने अभी तुम्हें समझाया, ज़्यादा कुछ खास उसमें है नहीं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और एक समान वेग से एक सीधी रेखा में चल रही है तो उसी सीधी रेखा में चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर, जब तक उस पर सीधी रेखा में चल रही है तो सीधी रेखा में ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। ये न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन का पहला नियम है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान वेग से एक सीधी सरल रेखा में चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर वर्तमान स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। इसी नियम को हम न्यूटन का पहला नियम भी बोलते हैं और इसी को हम कभी कभी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो इसको हमें सिर्फ यही लिखना है, सिर्फ इस, और अगर लॉन्ग में आना है तो उसको स्पष्टीकरण भी उदाहरण सहित हमें देना है। तो न्यूटन के प्रथम नियम का स्पष्टीकरण कैसे होता है, ऐसे अभी हमने तुम्हें बताया कि अगर कोई वस्तु मेज पर रखी है तो मेज पर ही रखी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसे हटा ना दिया जाए। इसी तरह अगर चलते ही बस का इंजन बंद करने के बाद कुछ दूर चलकर रुक जाती है, यह घर्षण बल के कारण है। यदि घर्षण बल ना हो तो वह चलती ही रहेगी। ये बात अभी हमने तुम्हें बताई ही थी कि बल वाले केस में यदि कोई बस है या कोई बॉल है, अगर वो चल रही है, लुढ़क रही है, बॉल लुढ़क रही है, या कोई तुम्हारी बस है, कोई ट्रेन है, तो क्या होता है जब तुम उस पर रोक देते हो तो क्या होता है वो थोड़ी दूर जाकर रुकती है। क्यों
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब उस पर घर्षण बल लगता है जिसकी वजह से वो रुकती है। यदि घर्षण बल ना हो तो वो ना रुके। अगर बॉल तुमने लुढ़का कर छोड़ दिया तो क्या वो सीधी रेखा में चलती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चलती ही चली जाए, वो रुकेगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि बॉल और फर्श के बीच में एक फोर्स कार्य कर रहा है जिसका नाम है घर्षण बल, जिसको कि अभी हमने तुम्हें बताया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, वस्तुओं के जड़त्व से क्या तात्पर्य है? जड़त्व कितने प्रकार का होता है? उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, जितनी भी हमारी भौतिक वस्तुएं हैं, इनकी ये क्वालिटी होती है, इनकी ये प्रवृत्ति होती है कि अगर ये विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहने का प्रयत्न करती हैं, और ये गति की अवस्था में है तो अपनी गति को बनाए रखने का ही प्रयत्न करती हैं। और इसमें अगर हम इसमें कोई चेंजेस लाते हैं तो इस चेंजेस का ये क्या करती हैं? विरोध करती हैं। विराम अथवा गति की अवस्था में को बदलना नहीं चाहती हैं। ठीक है, तो इसको हम जड़त्व की परिभाषा हम तुम्हें बता रहे हैं। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति की स्वयं अपनी गति की अवस्था को नहीं बदलना चाहती हैं, स्वयं विराम या गति की अवस्था को नहीं बदलती हैं, जड़त्व कहलाती हैं, जड़त्व कहते हैं। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति की स्वयं अपनी विराम या गति की अवस्था को नहीं बदलती हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व के कारण ही मान लो अगर कोई वस्तु विराम, तुमको एक उदाहरण हम बताते हैं। अगर मान लो तुम कभी ट्रेन में या बस पे सफ़र करते हो तो क्या होता है कि अगर हमारी जो बॉडी है, हम बस में बैठे हुए हैं और एकदम से अगर गाड़ी रुक गई तो क्या होता है? जब गाड़ी रुकती है हमें नहीं पता होता है कि ड्राइवर बस को रोक रहा है। जैसे ही ड्राइवर बस को रोकता है तो क्या होता है? हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। हम क्या करते हैं? आगे की तरफ हमारी बॉडी झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा जड़त्व के कारण है। उस समय जब हम बस चल रही होती है तो हमारी पूरी बॉडी बस के साथ मूव कर रही होती है, बस के साथ चल रही होती है। ठीक है, तो जब हम बस रुकती है तो जो पोर्शन हमारा सीट के कांटेक्ट में है तो वो पोर्शन तो हमारा स्थिर हो जाता है, लेकिन ऊपर वाली बॉडी क्या है? ऊपर वाली बॉडी हमारी अभी भी चाह रही है, उसको नहीं पता, वो बस की सीट के साथ स्थिर अवस्था में नहीं आई, वो अभी भी गति कर रही होती है। उसको अभी भी लगता है मैं गति कर रही हूँ, और वो आगे की तरफ झुक जाती है। ठीक है, तो ये जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, होती हैं, उनकी ये प्रवृत्ति होती है कि अगर वो गति की अवस्था में है तो अपनी गति की अवस्था में बनी रहनी चाहती हैं, और यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती हैं। इसी तरह हम तुम्हें एक विराम अवस्था का उदाहरण देते हैं। अगर मान लो तुमने कोई एक सिक्का है, ये अभी तुम्हारे कोर्स में अभी ये आएगा आगे। अगर मान लो तुमने एक बोतल लिया हुआ है और बोतल के ऊपर तुमने एक गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ है, और उस गत्ते के टुकड़े के ऊपर तुमने कोई सिक्का रखा है, और तुमने क्या किया? उस पर जो गत्ते का टुकड़ा था उस पर तुमने फोर्स लगाया, तुमने उस पर अपनी उंगली से ऐसे उसको हिट किया। तो तुमने जब हिट किया तो तुम देखोगी कि जो सिक्का था वो बोतल में नीचे गिर जाएगा और जो गत्ता था वो आगे चला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो तुम्हारा गत्ता था उसमें तो गति आ गई, क्योंकि तुमने उसमें फोर्स लगाया, लेकिन तुमने सिक्के पे फोर्स नहीं लगाया। तो वो क्या होगा? सिक्का अभी भी स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, जिस जगह पर था उसी जगह पर रहना चाहता है, और वो क्या करेगा? नीचे बोतल पर गिर जाएगा। तो इस तरह कोई भी इस प्रवृत्ति की वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है, और अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। वस्तुओं के इस गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व। और जड़त्व क्या है? जड़त्व का परिमाण क्या होता है? जड़त्व किससे निर्धारित होता है कि किसी वस्तु में कितना जड़त्व होगा? तो किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना अधिक जड़त्व होगा। तुम किसी भी दो एग्जाम्पल ले सकती हो, एक भारी और एक हल्की वस्तु का। तुम देखोगी जो वस्तु जितनी भारी होगी वो उतनी जल्दी स्थिर अवस्था में आ जाएगी, या
गति की अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो था जड़त्व का एग्जाम्पल। इसी तरह जड़त्व कितने प्रकार का होता है, जैसे विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। उसी अवस्था के आधार पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। विराम अवस्था में अगर कोई वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन ना कर दें। इसी तरह अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है तो सीधी ही रेखा में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर हम क्या करें, उसकी स्थिति में परिवर्तन ना कर दें। तो ये हमारे जड़त्व की बात हो गई। कल हमने तुमको इसका नोट्स भेजा था, शायद तुम लोगों ने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो फिर से एक बार पढ़ना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अगर हो पाता है तो आज करवा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम कर लेते हैं। ये चीज़ें हमने बल, संतुलित बल, असंतुलित बल और न्यूटन का पहला नियम और जड़त्व, इन चीज़ों के बारे में बताया तुम्हें। और इसको क्या करना, पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ये बहुत सरल टॉपिक है तुम्हारा फिजिक्स का, जो कि आराम से बच्चों को समझ में आ जाता है। तो पढ़ना, और अगर नहीं आता समझ में तो पूछना। आप लोग कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो, पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं आता। जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो इंटरेस्ट आएगा और मुझे भी पता चलेगा कि मुझे और क्या सुधार करना है अपनी। ठीक है, कि मैं कैसे और सुधार लाऊं कि तुम्हें समझ में आए।